नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की नजर विदर्भ क्षेत्र पर है। इस इलाके में प्रदेश की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें आती है, यानी जो इस सीट पर नंबर गेम में आगे रहा उसे जीत हासिल करने के रास्ते में काफी मदद मिलती है। विदर्भ की ज्यादातर सीटें सरकार की नींव मजबूत करने के लिए अहम मानी जाती है। विदर्भ में बीजेपी हर मोर्चे पर बूथ स्तर तक काम कर रही है, तो महाविकास आघाड़ी का फोकस भी विदर्भ में ज्यादा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 76 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है, जिनमें विदर्भ की 35 सीटें शामिल हैं। विदर्भ की 7 सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच भी आमने सामने की टक्कर होगी। इसके अलावा 6 सीटों पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना भी सीधी लड़ाई लड़ रही है। तो आज अपने शो में विदर्भ की 62 सीटों पर कौन किस पर भारी है उस पर चर्चा करेंगे। विदर्भ की 62 सीटों के सर्वे के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विदर्भ की 62 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, विदर्भ में इस बार जो लोकसभा के अंदर थोड़ा सा सेटबैक मिला, लेकिन बहुत सारी गलतियों को ये महायुति वालों ने सुधारा। जो है स्थिति वापस पिछले से पिछले साल वाली हो गई है बीजेपी के लिए। जो चुनाव का जो अभी मूड नजर आ रहा है, इसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों के लिए, शरद पवार वाली एनसीपी, इनके लिए इस इलाके में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। अगर आप देखें इस एरिया के बारे में, तो ये नागपुर विदर्भ का राजधानी माना जाता है। नागपुर है, गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, गोंडिया है, भंडारा है, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल और बुल्ढाना, ये इलाका 11 जिले इसके अंदर आते हैं। अगर पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 48% वोट्स मिले थे। आप ये समझिए, 48%। और सीटें आई थी विदर्भ में 62 में। और जो उससे पहले के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें आई थी, उससे 15 कम जी। मतलब ये इलाका ट्रेडिशनली यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बना रखी है। शिवसेना को मात्र 7.4% वोट मिले थे, सीटें भी कम वो लड़े थे। और जो उनको सीटें आई थी मात्र 4। और इस बार विदर्भ में उद्धव ठाकरे घुसने की कोशिश कर रहे थे कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। उनको ये लग रहा था कि भाई यहाँ पे कांग्रेस की वोट और एनसीपी का वोट मिल जाए तो इस इलाके में हम बीजेपी को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार भी एनसीपी, जो पिछले चुनाव में जब लड़ी थी कांग्रेस और एनसीपी एक साथ, तो एनसीपी को मात्र 9.3% वोट मिले थे, जो 7.2% वोट ज्यादा। मतलब पिछली बार छप्पर फाड़ के लोगों ने जरूरत से ज्यादा वोट एनसीपी शरद पवार को दिया था। सीटें सिर्फ 6 आई थी और कांग्रेस पार्टी 22.6% वोट पाई थी और 7.70 का इंक्रीज था। अब सवाल बहुत ही सिंपल है कि आखिर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ऐसा विदर्भ के लिए आपने कुछ किया जिस वजह से लोग आपको वापस वोट करें? लोकसभा एक एबरेशन है। लोकसभा एबरेशन इसलिए है क्योंकि लोकसभा में लोग एक सिंपैथी कार्ड शरद पवार के लिए भी, इनके लिए भी, लेकिन सिंपैथी कार्ड बार बार नहीं चलता, एक चुनाव में चलता है। और इसलिए ये जो विदर्भ का जो क्षेत्र है, यही से यही इलाका है जहां से
देवेंद्र फडणवीस आते हैं। और देवेंद्र फडणवीस इस इलाके के सबसे बड़े लीडर बन चुके ऐसे महाराष्ट्र के लीडर जो जिनकी तुलना सीधे सीधे शरद पवार से हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस विदर्भ के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस रहेगा महाविकास आघाड़ी का। महाविकास आघाड़ी को विदर्भ में बहुत बड़ा झटका लगते दिख रहा है। बिल्कुल। तो सर राजीव सर, क्या बन रहा है विदर्भ का चुनावी समीकरण? देखिए, विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी रही जी। और अगर ये सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, क्योंकि वोट स्प्लिट होता है। चाहे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 2014 में अलग अलग चुनाव लड़ी, उस समय भी भाजपा ने यानी 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर मिली थी 62 में से। तो ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस माना जाता है। लेकिन क्या हुआ कि एनसीपी और कांग्रेस का जब गठबंधन होता है और उसके साथ अगर इस बार शिवसेना भी साथ में लड़ रही है, तो शिवसेना जिस विचारधारा से आती है उसका तो विरोधी है कांग्रेस पार्टी। नागपुर की बात आते ही कांग्रेस उसके खिलाफ जाते हैं। तो लोकसभा में जो समीकरण बने थे उसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, नितिन गडकरी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने क्यों कही थी ये बात कि यहां वोट जिहाद चल रहा है गढ़चिरौली में, जहां पर हर विधानसभा सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही थी। एक सेगमेंट में गई और 1.5 लाख वोट अचानक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था। तो उन्होंने यही कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थिति होती है, किसी को 40%, किसी को 60% पड़ सकता है। लेकिन अचानक से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां टैक्टिकल वोटिंग होती है, इसका मतलब ये वोट जिहाद है। इसका मतलब कि मुसलमानों ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इधर उधर, यहां तक कि एआईएमआईएम को भी वोट नहीं देंगे, ओवैसी के साथ भी खड़े नहीं हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी को रिप्लेस करना है। और इसीलिए इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में थोड़ी बेहतर स्थिति में महाविकास आघाड़ी दिखी। लेकिन यह विधानसभा चुनाव है और इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन सेक्टर में, जितने क्षेत्र हैं जहां पर लोकसभा में कुछ कमजोर परफॉर्मेंस था, विदर्भ के क्षेत्रों में अमित शाह का भी बेहतर ध्यान था। और संघ को भी एक चैलेंज की तरह देखा जा रहा है संघ के लिए कि नागपुर से चलते हैं हम और हमारे ही क्षेत्रों में अगर ये अघाड़ी वाले सिंध लगा लेते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा असम्मानजनक स्थिति होगी। इसलिए इस बार विदर्भ में तैयारी है और हमेशा 50 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है। इस बार भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और ये जो दूसरी पार्टी है, चाहे शरद पवार की हो या उद्धव ठाकरे की हो, ये लोग इन्हीं दोनों के सहारे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगभग 50% से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली। बिल्कुल। ये तो आप दोनों ने ग्राउंड रियलिटी बताई कि क्या वो मुद्दे हैं, कौन किस पर भारी। अगर सर्वे की बात करें तो सर सर्वे क्या कह रहा है? देखिए, सर्वे जो हम लोगों का अनुमान है उस मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और ये जो महायुति, इनको इन 62 सीटों में से 35 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। और चूंकि ये सेटबैक इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए है क्योंकि ये जो बटोगे कटोगे ये लोगों के अंदर उतर रहा है। राजीव ने जो बताया कि अचानक से वो जीत रहे हैं और अचानक से मुस्लिम इलाके का वोट आता है तो एक साइड आप जो है बीजेपी को हराने के लिए, तो ये जो 60,000 संघ के अलग अलग संगठन के द्वारा छोटी छोटी मीटिंग्स की जा रही है, जैसा कि हरियाणा के अंदर में संघ ने किया, ये सारी कवायद के वजह पे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और ये जो महाआघाड़ी, इन लोगों के पास जो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं वो 10 से 16 के आसपास ये उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के हिस्से पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 35 से 41 सीटें, और ये इलाका हाथ से छूटा नहीं कि मुंबई में जो गद्दी है वो इनसे दूर चला जाएगा। ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये नागपुर को लेकर के जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है,
विदर्भ के लोग उसको अब थोड़ा सा सीरियसली ले भी रहे हैं कि हर चीज़ के लिए नागपुर का जो नाम लिया जाता है, तो नागपुर का इस बार जो परचम है, जो संघ का जो काम है, वो इस इलाके में बहुत तगड़े से नज़र आ रहा है। कुछ और भी सीटें हैं जिसमें जो अदर्स में जो है वो 3 से 5 के आसपास जो है वो सीटें वो जा सकती है। लेकिन मोटा मोटी इस चुनाव में विदर्भ की तरफ से साफ साफ सिग्नल मिल रहा है, चाहे वो नागपुर हो, यवतमाल हो, अकोला हो, बुल्ढाना हो, यहाँ भगवा लहराया जाएगा और ये जो बटोगे तो कटोगे, ये बहुत अच्छे तरीके से जनता तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, जो हमने सर्वे बताया उसके हिसाब से एनडीए को 35 से 41 और 10 से 16 के बीच में अघाड़ी को मिलती है। ये मार्जिन बहुत ज्यादा अंतर से इतनी बुरी हार कैसे महाविकास अघाड़ी की, वो भी विदर्भ के क्षेत्र में? देखिए, ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये और मार्जिन बढ़ सकता है, यह संभावना अभी के लिए है, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार का पेस आना बाकी है। ये वही अकोला है जहां पर योगेंद्र यादव को पीट पीट कर भगाया गया। बिल्कुल, वहां पर क्या करने गए थे कि हम वहां पर जाकर संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के नाम पर क्या किया कि संविधान बचाना है तो किसको लाना है? अघाड़ी को लाना है। संविधान बचाने की बात तक तो सब लोगों ने चुप्पी साधी कि नहीं, संविधान बचाने की बात है, यह सामान्य कॉन्सेप्ट है जिस पर हर वोटर को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अघाड़ी की बात की, वंचित बहुजन अघाड़ी भी है, और ये अघाड़ी कांग्रेस वाली अघाड़ी की बात कर रहे थे, तो उस अघाड़ी के लोगों ने योगेंद्र यादव की पिटाई कर ली। बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, तो वहां पर उन लोगों का भी एक ठीक ठाक रहता है वर्चस्व, जहां से इस बार इन लोगों ने भी जो उम्मीदवार उतारे हैं, ये अघाड़ी के कैंडिडेट से ज्यादा उनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और इस बात की चिंता इन लोगों के साथ है कि जो आजकल मुस्लिम पार्टियां ज्यादातर जगहों पर ये मुस्लिम वोट के साथ दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है। वो जान समझती है कि दलित दलित करेंगे, यानी कि हिंदुओं में दलित है जो मुसलमानों के पक्ष में जाएगा। जय भीम जय मीम की बात करने वाले ये लोग। लेकिन इस बार जिस तरीके के नैरेटिव बने हैं, और जो फडणवीस ने बार बार कहा है कि देखो वोट जिहाद चल रहा है, तो तुम्हें भी वोट जिहाद का उल्टा जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दे बदल रहे हैं, उसमें ये समीकरण बन रहा है कि अभी ये जो 35 से 41 का आंकड़ा है, हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बाद जो चुनाव का नजदीक समय आएगा और संघ और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जोड़ देगी, तो 41 से बढ़ भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही इस क्षेत्र में कभी 44 सीटें जीती है, तो 44-45 भी हो सकता है। शरद पवार 0 पर भी मतलब एंड टाइम में बड़ा खेल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुंबई के वर्षा बंगले में कौन रहेगा, ये 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। पर वर्षा बंगले में पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों को विदर्भ में बड़ी जीत हासिल करनी होगी। खेती किसानी वाले ट्राइबल इलाके विदर्भ में विधानसभा की 62 सीटें हैं। हर एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, पर जो सर्वे सामने आ रहे हैं जो एमवीए के लिए बहुत बड़ा झटका है। सर्वे के मुताबिक विदर्भ की 62 सीटों पर एनडीए को 35 से 41 सीटें, एमवीए को 10 से 16 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। जो विदर्भ की चुनावी लड़ाई पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।